जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस सिलेबस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में ली गई है। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया है। तो इस सिलेबस के फीचर्स क्या है, क्या क्या चीज़ें इस सिलेबस में हमें ध्यान में रखनी है, ये इसलिए कि ये अगर हमें पता है तो हमें हमारी स्टडी की स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प होती है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि सबको स्कोप मिलना चाहिए, हॉलिस्टिक स्कोप, हॉलिस्टिक स्टडी के लिए स्कोप मिलना चाहिए। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट हो स्टूडेंट का, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। तो हमें फिजिकल एस्पेक्ट्स भी ध्यान में रखने हैं, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स भी ध्यान में रखने हैं और सोशल डेवलपमेंट भी ध्यान में रखना है। बच्चों को ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। फिजिकल एस्पेक्ट्स मतलब हमारी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़नी चाहिए, हम अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएंगे। हम अपना बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक विकास, तो बौद्धिक विकास के तरफ भी ध्यान दिया गया है। हम इंटेलिजेंट बन पाए, हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाए, कुछ नया कर पाए। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि समाज में कैसे उपयोगी हो हमारी शिक्षा, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट बनना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब हम जो भी सीखेंगे उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज में लेना है, ठीक है। सिर्फ लर्निंग करना, मगिंग करना ये बात नहीं है, इसके साथ साथ हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये दूसरी बात बताई गई है इसमें। और बताई गई है कि इसमें जनरल एंड स्पेसिफिक टीचिंग के बारे में इंक्लूड किया गया है। जनरल एजुकेशन भी मिले आपको लेना चाहिए और कोई स्पेसिफिक टर्म में भी आपको एजुकेशन लेना चाहिए कि जिससे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव जो है, आपकी लर्निंग कॉम्पिटेंसी मतलब जो जो भी आपको आना चाहिए वो हमने यहाँ पर डिसाइड किया है सीबीएसई वालों ने कि ये कॉम्पिटेंसीज आपको होनी चाहिए और आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये करिकुलम आपको आपके नॉलेज का अप्लाई करने का स्किल भी सिखाता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी ये सिलेबस हमें सिखाता है। तो देखा जाए तो आइडियोलॉजिकली बहुत सारी बातें इस सिलेबस में बताई गई है। कुछ इम्पोर्टेंट मेन बातें हम देखेंगे। 21st सेंचुरी को प्रमोट करने के लिए लाइफ स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ, वेलनेस, रोड सेफ्टी, सिटीजनशिप का एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस सिलेबस में इंक्लूड की गई है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे 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 मिला के सीखनी है। इस सिलेबस के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल, एक्टिविटी बेस्ड, जॉयफुल लर्निंग, स्पोर्ट, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, टॉय बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। इसमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की बात आती है, ठीक है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की बात आती है। तो ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पर इस सिलेबस में इंक्लूड की गई है। तो इसके बहुत डिटेल में न जाते हुए हम लोग सीधे का सीधा पहुँचते हैं कि हमें लर्न कैसे करना है। देखो यहाँ पर बताया गया है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। आप देख पा रहे हो ये कैसे सब्जेक्ट है, कंपलसरी है, मतलब ये सबको सीखने पड़ेंगे, ये सबको सीखने हैं। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स विल लर्न दिस। लैंग्वेज 1 यानी आप समझ लो आपको लैंग्वेज 1 के अंदर इंग्लिश मेन सीखना है, कोर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश कोर, इंग्लिश कोर सब्जेक्ट आपको सीखना है। लैंग्वेज 2 में आप ले सकते हो, कोई हिंदी ले लेता है, कोई संस्कृत ले लेता है, संस्कृत ले सकता है, कोई अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज ले सकता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज 2 भी हमें सीखनी है। उसके बाद सोशल साइंस जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हमें सीखना है, साइंस सीखना है, ठीक है।
उसके बाद दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, जिसमें स्किल बेस्ड सब्जेक्ट आता है, एक कोई स्किल सीखना होगा आपको, ठीक है, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है। एक ऑप्शनल लैंग्वेज भी आपको सीखनी है। इस ऑप्शनल लैंग्वेज में काफ़ी लोग संस्कृत सीखते हैं, कोई हिंदी ले लेता है। तो इस तरीके से एक ऑप्शनल लैंग्वेज, यानी कुल मिला के 3 लैंग्वेज होगी आपकी। 2 लैंग्वेज तो कंपलसरी है ही आपके लिए, और एक और लैंग्वेज आप ले सकते हो। तो इस तरीके से कुल मिला के 3 लैंग्वेज आपको पढ़नी है। सोशल साइंस पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। हम लोग ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम लोग ये क्यों देख रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, ये देखने से हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि एवरीडे हमें कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें क्या क्या समय देना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर आप देख पा रहे हो कि 8, 9, 10 में मतलब ये नंबर के जो सब्जेक्ट है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड आर्ट एजुकेशन, आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैविंग ओनली स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट। ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन इन सब्जेक्ट में असेसमेंट कैसा होगा, स्कूल बेस्ड होगा, बोर्ड इसमें कोई भी एग्जाम नहीं लेने वाला। तो ये इस तरीके से सब्जेक्ट का प्लान है, स्टडी का प्लान है, जो आप अभी इस साल सीखने वाले हैं। आगे हम देखते हैं, तो हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी चीज़ों में सीखी जाएगी, क्या क्या हम करेंगे। इफ़ यू वांट टू रीड ऑल दिस थिंग्स, आप इसको पढ़ सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अब हम सीधा पहुंचते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कि मैथमेटिक्स का इसके अंदर किस तरीके से करिकुलम रहेगा, किस तरीके से सिलेबस रहेगा, एंड किस तरीके से हम मैथमेटिक्स को कॉप अप करने वाले हैं, कितने चैप्टर है, क्या है, वो सब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलो हम पहुँचते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस पे। दिस इज द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 एंड 10। तो इस वीडियो में हम केवल क्लास 9 के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। और एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें 10th के बारे में भी बताया जाएगा। देखो भैया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए आपका सब्जेक्ट कोड है सीबीएसई के लिए 041, ये सब्जेक्ट कोड है, सीबीएसई का सब्जेक्ट कोड है। स्टेट बोर्ड के लिए कोई और कोड होता है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सीबीएसई के लिए। और यहाँ बताया गया है कौन से सेशन के लिए बात हो रही है, ये 2023-24 वाले सेशन के लिए ये मैथमेटिक्स का सिलेबस लागू होने वाला है। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत लागू होने वाला है। वहाँ पर जो भी गाइडलाइंस बताई गई है सिलेबस के लिए, उस गाइडलाइन के तहत ये सिलेबस लागू होने वाला है। इस सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ज़रा देख लेते हैं। ये सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सिलेबस से बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा। तो ये सिलेबस से बच्चा क्या करेगा, तो कंसोलिडेट द मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड एट द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 8 तक आपने जो भी पढ़ाई की मैथमेटिक्स के बारे में, उसको आप कंसोलिडेट कर पाएंगे, पक्का कर पाएंगे, बहुत ही मजबूत होने वाला है आपका वो नॉलेज। और उसके अंदर जो आपने स्किल लिया है, स्किल एक्वायर किया है, वो आप यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में उसको कंसोलिडेट करने वाले, उसको पक्का करने वाले, उसका यूज़ करने वाले हो, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलरली बाय वे ऑफ मोटिवेशन एंड विजुअलाइजेशन of basic concepts, terms, principles and symbols and underlying processes and skills। आप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को एक्वायर करेंगे, आप समझ पाएंगे मैथमेटिक्स को, आप मैथमेटिक्स का ज्ञान ले पाएंगे। और इसके लिए आपको मोटिवेशन मतलब कुछ एक्टिविटी करने का मोटिव आपको दिया जाएगा। आप विजुलाइज करेंगे, समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो मैथमेटिक्स आप सीख रहे हो वो लाइफ में यूज़फुल है। आप इसका यूज़ करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स को समझेंगे, उसके प्रिंसिपल्स को समझेंगे, उसके अंदर यूज़ होने वाले सिम्बॉल्स को समझेंगे। और ये सब समझने के लिए जो भी प्रोसेसेस चाहिए, जो भी स्किल चाहिए, वो सारी चीज़ आप एक्वायर करने वाले हो, ठीक है। यू विल डेवलप मास्टरी ऑफ बेसिक एल्जेब्रिक स्किल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल।
इन्होंने लिखा हुआ है मास्टरी ऑफ बेसिक एल्जेब्रिक स्किल, मतलब आपका जो बेसिक एल्जेब्रा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, फिर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो, फ्रैक्शन नंबर का मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर होता है, प्योर फ्रैक्शन नंबर होता है, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, आप ये जो सारी चीज़ें करते हो, ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज एल्जेब्रिक स्किल। तो ये एल्जेब्रिक स्किल जो है उसके अंदर आपको मास्टरी यहाँ पर मिलेगी, और ये मास्टरी आपको आगे चल के काम लगने वाली है जब आप 11th एंड 12th में चले जाओगे और वहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब अपीयर करने वाले हो, तब ये आपकी बेसिक एल्जेब्रिक स्किल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप और एक स्किल यहाँ डेवलप करने वाले हो जिसको कहेंगे ड्राइंग स्किल। ड्राइंग स्किल मतलब मैथमेटिक्स तो ड्राइंग का ही सब्जेक्ट है, बहुत बार हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, बहुत बार हमें ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो ड्राइंग का स्किल भी आपका डेवलप होने वाला है। उसके बाद बताया गया है, सीबीएसई ने बताया है कि फील द फ्लो ऑफ रीजन वाइल प्रूविंग अ रिजल्ट और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। देखो भैया, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के बहुत सारे थियरम प्रूव करने जाने वाले हैं, तो उस थियरम को प्रूव करते समय रीजंस के फ्लो कैसे जाते हैं और किस तरीके से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, किस तरीके से कोई चीज प्रूव हो जाती है, ये चीज आप फील करने वाले हो इस कोर्स में, इस चीज को आप समझने वाले हो। अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल एक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड वेयर एवर पॉसिबल बाय मोर देन वन मेथड। आप एक नॉलेज हासिल करने वाले हो, यहाँ पर एक स्किल एक्वायर करने वाले हो कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आप केवल एक मेथड पे नहीं लेकिन बहुत सारी मेथड्स को भी आप समझने वाले हो कि कौन कौन सी मेथड इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। टू डेवलप एबिलिटी टू थिंक, एनालाइज एंड आर्टिक्यूलेट लॉजिकली। देखो यहाँ पर ये थिंकिंग पावर, एनालाइजिंग की जो पावर होती है, एनालाइज करने की जो पावर होती है, आर्टिकुलेट करने की जो पावर होती है, ये पावर जैसे कि मैंने आगे भी बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपलसरी देनी पड़ेगी। तो भाई थिंकिंग करना, एनालाइज करना, आर्टिकुलेट करना, ये सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए। फिर इसका एक ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ द नीड for national integration, protection of environment, observance of small family norms, removal of social barriers, elimination of gender biases। तो आप अवेयरनेस हासिल करोगे, किस चीज़ की अवेयरनेस हासिल करोगे? भाई नेशनल इंटीग्रेशन की नीड क्या है, प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की नीड क्या है, ठीक है, फैमिली नॉर्म्स होते हैं, फैमिली मोरल्स होते हैं, उसकी नीड क्या है, सोशल बैरियर्स को दूर करना क्यों जरूरी है, जेंडर बायसिस को दूर करना क्यों जरूरी है, ये सारा हम लोग उसके बारे में यहाँ पर अवेयरनेस लेने वाले हैं। टू डेवलप द नेसेसरी स्किल, हमें स्किल डेवलप करना है किस चीज़ का? टू वर्क विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस हम यूज़ करते ही है, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं, तो उसका कैसे यूज़ करेंगे ये भी आप स्किल सीखने वाले हो, और मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करना है ये भी हमें सीखना है। ठीक है, आगे का ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल इन वेरियस फील्ड्स फॉर द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स इस मैथमेटिक्स में देखने वाले हो, और ये पैटर्न से और ये स्ट्रक्चर से कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो भी आप यहाँ पर समझने वाले हो। ठीक है, टू डेवलप द रेवरेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ग्रेट मैथमेटिशियन फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है वहाँ पर बहुत अलग अलग जगह पर ग्रेट मैथमेटिशियंस के चित्र लगाए गए, फोटोज लगाए गए, और उसके नीचे उनके लाइफ के बारे में, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स में उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी नॉलेज, ये सारा जनरल नॉलेज भी आपको इस करिकुलम में मिलने वाला है। इसका मतलब ये करिकुलम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये करिकुलम अगर आप ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपके लाइफ में आगे जाके ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, ये और इसके जैसे और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको बना के देने वाला हूँ मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स, सारी एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के सारे डाउट्स,
जो जो भी बच्चे डाउट पूछते हैं उसको जनरलाइज करके ऐसे बहुत सारे वीडियोस में इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को भी बताइए कि अच्छा नॉलेज लेना है तो इस चैनल पे आइए। आगे बढ़ते हैं। बताया गया है टू डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बाय पार्टिसिपेटिंग इन रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स। कॉम्पिटिशन्स की आदत तो अभी आपको 9 से आ जानी चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में आप NTSE की एग्जाम देने वाले हो। NTSE से ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रवास यानी टूर, यानी कि आपका जो भी करियर प्लानिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले NTSE एग्ज़ाम है जो आप 9th में देने वाले हो, उसके लिए भी आपको ये सिलेबस हेल्पफुल होता है। टू acquaint students with different aspects of mathematics used in daily life। मैथमेटिक्स डेली लाइफ में कैसे यूज़ होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन स्टूडेंट टू स्टडी मैथमेटिक्स एज डिसिप्लिन। मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन, एक ब्रांच की तरीके से कैसे स्टडी करना है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। तो बच्चों देखा आपने, बहुत ही ब्यूटीफुल सिलेबस है। CBSE ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस बनाया है और ऐसा इंटरेस्टिंग सिलेबस आपको पढ़ना है। चलो हम देखते हैं हमारे सिलेबस को कुल मिला के 7 यूनिट्स में बांटा गया है। फर्स्ट यूनिट इज नंबर सिस्टम जो 10 मार्क्स का वेटेज लेता है। सेकेंड यूनिट इज एल्जेब्रा जो 20 मार्क्स का वेटेज है। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स के लिए। फिर फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री 27 मार्क्स के लिए। फिफ्थ यूनिट है मेंसुरेशन 13 मार्क्स के लिए। एंड सिक्स्थ यूनिट है स्टैटिस्टिक्स जो कुल मिला के 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो कुल मिला के 80 मार्क्स का वेटेज आपका सिलेबस का हो जाता है। तो आप बोलोगे सर 100 मार्क्स का नहीं होगा? नहीं, 100 मार्क्स का इसलिए नहीं होगा कि 80 मार्क्स आपके इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं और 20 मार्क्स जो है आपका कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन यानी इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं। इस तरीके से 100 मार्क्स का काम बन जाता है। तो यहाँ पर डिटेल में ये सिलेबस दिया है। जैसे कि यूनिट नंबर 1 में नंबर सिस्टम बताया गया है, तो नंबर सिस्टम के कुल मिला के एक चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर जिसको हम बोलेंगे रियल नंबर्स के बारे में सीखेंगे फर्स्ट चैप्टर में, जो 18 पीरियड्स का करीबन समय होता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स का ये काम हो जाता है। 10 आवर्स तक हम पढ़ेंगे तो हमें रियल नंबर के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ने को समझने को आ जाएगी। सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, उसके लिए हम सेकेंड चैप्टर पे जाते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए आपको, क्योंकि ये सारी जो फॉर्मूला यहाँ लिस्ट आउट की गई है, ये सारी की सारी फॉर्मूला आपको 10th में भी यूज़फुल होने वाली है, 11th में भी यूज़फुल होने वाली है, 12th में भी यूज़फुल होने वाली है, और लाइफ में आगे जाओगे तो वहाँ हर जगह पर ये फॉर्मूला यूज़ होने वाली है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। करीबन 26 पीरियड्स के ये समय लेगा, यानी करीबन 20 घंटे का टाइम इसके अंदर चला जाता है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हमें सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का चैप्टर है जो सेकेंड यूनिट में ही होता है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो भैया, ये 9th का कोर्स जो है और आपके लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स है, और उसके सारे के सारे चैप्टर जो है वो गोल्डन कॉइन है। वो अगर आपके पास नहीं है तो आगे भविष्य में आपको बहुत ही दिक्कतें हो सकती है भैया। आप चाहे साइंस लो, कॉमर्स, आप चाहे कॉमर्स लो, साइंस लो, बायोलॉजी ग्रुप लो या मैथमेटिक्स ग्रुप लो या चाहे कुछ भी लो, ये अगर आपको नहीं आता है तो आपको सारी जगह पर, हर जगह पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत अच्छी तरीके से इन चैप्टरों को सीखना है। 16 पीरियड का टाइम ये चैप्टर लेता है, करीबन 10 घंटे का ये कोर्स है, 10 आवर्स का ये कोर्स बन जाता है। हम यूनिट 3 पे पहुंच गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बारे में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपको इंट्रो करा रहा है, आपके लिए इंट्रोडक्शन बन रहा है, और ये चैप्टर डिटेल में 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड साइंस में आ रहा है। तो ये उसके लिए एक फाउंडेशन बन जाता है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी है। उसके बाद ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं।
यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें आती है, उसके अंदर थियरम क्या होता है, एक्सियोम्स क्या होता है, इस बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ज्योमेट्री में ही आगे बढ़ते हुए हमारा सेकंड चैप्टर आएगा लाइंस एंड एंगल्स। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग रे क्या होता है, लाइन क्या होती है, ठीक है, दो एंगल का सम क्या होता है, और एक ही लाइन पे अगर दो एंगल है तो वो 180 डिग्री बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग कुछ थियरम प्रूव करने वाले हैं, हम लोग कुछ पैरेलल लाइंस के बारे में, कुछ हमारे एक्सियोम्स है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आएंगे ट्रायंगल, जो यहाँ शुरू करेंगे 10th में ख़त्म करेंगे। तो ये 10th के लिए फाउंडेशन बन जाता है, इसलिए ये चैप्टर भी 10th के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल एंड फिफ्थ है सर्कल। ये दोनों ही चैप्टर यहाँ से शुरू होते हुए 10th तक एक्सटेंड होने वाले हैं, इसलिए ये चैप्टर्स अपने आप में बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। अब बात आती है मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में हम लोग शेप्स के बारे में पूछते हैं, शेप्स के बारे में सीखते हैं, शेप के एरिया के बारे में, 3 डायमेंशनल फिगर है तो उसके वॉल्यूम के बारे में सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मेंसुरेशन वाले यूनिट में सीखने वाले हैं। 5th यूनिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसमें सबसे पहले हम लोग एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ होता है। ये फॉर्मूला का यूज़ करते हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। 11th में आप 12th में आप और एक फॉर्मूला सीखने वाले हो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, वो इसी फॉर्मूला से कैसे रिलेट करता है वो भी हम 12th में सीखेंगे। तो देखो यहाँ का बहुत सारा चीज़ें 12th में आता है, तो ये फाउंडेशन बन रहा है आपका। हर एक चीज़ों को बारीकियों से बहुत ध्यान से आपको सीखना है। इसका सेकंड चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, इसके सरफेस एरियाज के बारे में एंड वॉल्यूम्स के बारे में सीखेंगे। एंड हमारा लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम ग्राफ सीखेंगे, हिस्टोग्राम सीखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के बारे में सीखेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर का यूज़ करते हुए हम स्टैटिस्टिक्स समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है दोस्तों। अभी हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि आपको ये सिलेबस कैसा लग रहा है, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आप इस सिलेबस को कैसे करने वाले, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। एक के बाद एक जो वीडियो बनेंगे तब स्ट्रेटेजी बनती जाएगी। कंक्लूसिवली मैं ये स्टेटमेंट करूँगा कि सबसे बढ़िया सिलेबस है, इंटरेस्टिंग सिलेबस है। मेहनत करोगे तो सबसे ईजी सिलेबस भी यही है, और यह 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के लिए फाउंडेशन बनाता है बेटा। तो इसलिए ये सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की बात करेंगे। सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में बताया है, क्लास 9 मैथमेटिक्स की पेपर डिज़ाइन। आप देखो ये पेपर कितने घंटे का होने वाला है, 3 आवर्स का होने वाला है। उसके मार्क्स कितने होंगे, 80 मार्क्स होंगे। यू कैन सी यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिमेंबरिंग मतलब आप फॉर्मूला याद रख पाते हो कि नहीं, आपकी मेमोरी चेक की जाएगी, ठीक है। आप फैक्ट बेस कैलकुलेशन कर पाते हो कि नहीं, टर्म्स याद रख पाते हो कि नहीं, फार्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रख पाते हो कि नहीं, उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। और आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है वो भी चेक किया जाएगा। ये सारा 43 मार्क्स का होगा। फिर आता है सेकंड, आपकी स्किल होती है अप्लाइंग स्किल। चलो सीख तो लिया, आपको सब कुछ आता है, आपके सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न है, लेकिन वो अप्लाई करना ही नहीं आता है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, उसके बेस पे कुल 19 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले। फिर थर्ड एस्पेक्ट्स है एनालिसिस, एवेल्युएशन एंड क्रिएटिविटी। आप चीज़ों को समझ पाते हो कि नहीं, एनालाइज कर पाते हो कि नहीं, एनालाइज करके आप क्वेश्चन को ब्रेकअप करके आप उसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, आप उसको इवेल्युएट कर पाते हो कि नहीं, आपका क्रिएटिव कैसे है,
ये सारी चीज़ें 18 मार्क्स के लिए चेक की जाएगी, कुल मिला के 80 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। आप इंटरनल असेसमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, 80 मार्क्स का आपका हो गया एनुअल एग्ज़ाम और 20 मार्क का हो गया इंटरनल असेसमेंट, कुल मिला के 100 मार्क्स का असेसमेंट आपका 9th में रहेगा। तो ये 100 मार्क का जो असेसमेंट है उसमें जो 20 मार्क्स है इंटरनल के लिए, वो यहाँ पर क्लासीफाई करके दिए गए हैं। एक तो आपके हर एक महीने में एक टेस्ट रहेगा। बहुत सारी स्कूल यूटी लेती है, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, ऐसे टू टेस्ट हर एक टर्म में लिया जाता है। 40 मार्क्स का होता है वो टेस्ट, उसको कन्वर्ट करके वो लोग 5 मार्क्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से स्कूल में जो यूनिट टेस्ट होगी वो यूनिट टेस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी, उसके मिले हुए मार्क्स 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो 5 + 5 10 मार्क्स आपको यहाँ इंटरनल में मिल जाएंगे। तो भैया आपकी जो यूनिट टेस्ट स्कूल में होने वाली है वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको अपीयर करनी चाहिए, उसमें अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, तभी यहाँ पर अच्छे मार्क्स बनने वाले हैं। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, आपका खुद का पोर्टफोलियो कि आपने क्या सीखा। आपने देखा होगा, आपने 8th स्टैंडर्ड में लर्नर्स डायरी बनाई थी, आपको याद होगा आपने लर्नर्स डायरी बनाई थी, बहुत मेहनत किया था आपने लर्नर्स डायरी। वो लर्नर्स डायरी एक चीज़ है, वैसी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके आपका पोर्टफोलियो बनता है। तो सब्जेक्ट पोर्टफोलियो आपको बनाना है। पोर्टफोलियो में आपको आपने क्या सीखा, आपने क्या एक्टिविटी की, आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। वो 5 मार्क्स का होता है। और उसके बाद लास्ट में होता है आपकी लैब प्रैक्टिस। आपको मैथ्स में प्रैक्टिकल बनाना है, जर्नल बनाना है, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करनी है, उसके कुल मार्क्स रहेंगे 5 मार्क्स। इस तरीके से पूरा असेसमेंट होता है। दोस्तों मैंने आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बताया, असेसमेंट के बारे में बताया, आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, कैसा लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप जैसे ही कमेंट करेंगे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने का। तो दोस्तों ये असेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात आती है यूनिट वाइज वेटेज की। देख पा रहे हो आप, नंबर सिस्टम के लिए 6 मार्क्स का वेटेज है। सॉरी, ये 10th क्लास का हो गया। तो अभी हमने देख लिया 9th क्लास में कैसे कैसे हमारा इवैल्यूएशन होने वाला है। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कुल मिला के कितने यूनिट है, कुल मिला के 7 यूनिट है और ये सारे ही 7 यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी इसको मैं स्कोर देना चाहूँगा बेस्ड ऑन इसकी अप्लायबिलिटी, आगे पढ़ाई में कितनी होने वाली है, एग्जाम में वेटेज कितना है, उस हिसाब से मैं इसको चैप्टर यूटिलिटी स्कोर CUS देना चाहूँगा। CUS का मतलब होता है चैप्टर यूटिलिटी स्कोर। तो चैप्टर यूटिलिटी स्कोर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ये स्कोर दिया जाता है। तो मैं नंबर सिस्टम को 10 में से 3 नंबर दूंगा, अलजेब्रा को 10 में से 9 नंबर मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 10 में से 5 नंबर मिलेंगे, ज्योमेट्री को 10 में से 8 नंबर मिलेंगे, मेंसुरेशन को 10 में से 9 एंड स्टैटिस्टिक को 10 में से 6 नंबर मिलेंगे। इस नंबर से आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर को कितना अहमियत देना है और कितनी मेहनत करनी है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिली होगी। और अगले वीडियो में हम लोग अपने 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। आप रेगुलर वीडियो देखते रहें और इसका लाभ लेते रहे। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप सबको आपके 9th स्टैंडर्ड के क्लास की स्टडी के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।